नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीकी में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपकी आने वाले चाहे सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, आप कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सीडीबी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। और 30 प्रश्न उसी लेवल के हैं। हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 30 प्रश्न इसमें हमने शामिल किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर, देखते हैं इन 30 प्रश्नों से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन को रिक्त स्थान। देखिए, मूल्यांकन को रिक्त स्थान मतलब कि यहाँ पर रिक्त स्थान में आगे हम क्या विकल्प चुन सकते हैं वो हमें इसमें चुनना है, जो कि एकदम करेक्ट भी हो और सही भी हो। तो यहाँ पर पहला है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। थर्ड है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। फोर्थ है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन हमारा होता है ये निश्चित रूप से एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही हमें यहाँ पर विद्यार्थियों की कमी और कितना सीखा है, क्या सीखा है, ये सब कुछ इसमें हमें पता चलता है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है। तो देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार हम देखें तो अधिगम क्या होता है, तो यहाँ पर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या फिर थर्ड है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, और फोर्थ अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि हम संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से ये एक सक्रिय और एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हम समाज में हो चाहे कहीं भी हो, एक संरचना की दृष्टि से देखें तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए उसको हटा दिया है और इसके बदले में हम दूसरा प्रश्न आपको उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है या कर सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाना है बच्चों को। तो किस प्रकार से ये हम इस प्रोत्साहन कर सकते हैं? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, या फिर दूसरा आता है पाठ्यपुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। थर्ड है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर के। फोर्थ आता है यहाँ पर बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बच्चों को हम समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके हम उन्हें समस्या समाधान में सक्षम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चौथा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, जेंडर एक जैविक निर्धारक, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, या फोर्थ आता है एक आर्थिक अवधारणा है। तो देखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है और थर्ड विकल्प इसके लिए एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो देखिए, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर शेष अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की जो अवस्था होती है वो होती है यहाँ पर किशोर अवस्था। थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है? भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, या फिर भूख के कारण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जन्म के समय शिशु जो रोता है निश्चित रूप से वो अपने वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि माँ की कोख के अंदर, गर्भ के अंदर उसका वातावरण अलग होता है, जन्म के बाद में उसके वातावरण अलग होता है, और जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो बच्चा जो होता है जन्म के समय रोता है। आगे देखें, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है,
शैशव अवस्था में किस ग्रंथि के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? इलेक्ट्रो, ऑडिपस, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन? तो देखिए अलग अलग दो ग्रंथियां होती है, एक इलेक्ट्रो होती है, एक ऑडिपस होती है। तो इलेक्ट्रो जो ग्रंथि होती है इसमें बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, और ऑडिपस जो होता है इसमें बालक अपनी माता के प्रति रखते हैं। तो ये दोनों ग्रंथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार ये पूछी भी जा चुकी हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो यहाँ पर विकास के व्यापक आयामों की पहचान शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, या फिर दूसरा विकल्प है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं, और आगे इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। थर्ड है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। फोर्थ है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्व मतलब संवेगात्मक आ गया इसमें था। तो पहला विकल्प जो होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये विकास के आयामों की सही पहचान करता है। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन जो होगा वो होगा यहाँ पर प्रकृति अवलोकन, और पहला विकल्प इसके लिए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। थर्ड है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। फोर्थ है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और एवं दंडित करना होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें इसमें पहचानना है सही कथन को, और इसके लिए जो सही कथन है वो है पहला, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल लिखना, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो सूक्ष्म गति कौशल है वो है लिखना। अब देखिए लिखना सूक्ष्म गति कौशल कहा जाता है क्योंकि लिखने में हमारी जो छोटी मांसपेशियाँ होती है उनमें गति होती है, वो क्रियाशील होती है, इसीलिए इसे एक सूक्ष्म गति कौशल कहा। जबकि हम कूदते हैं, चढ़ते हैं, दौड़ते हैं तो बड़ी मांसपेशियाँ जो होती है, स्थूल मांसपेशियाँ होती है, वो गतिशील होती है, क्रियाशील होती है, तो वो एक स्थूल गति कौशल हम उसको कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं वो निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, निगमनात्मक बुद्धि विधि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, और फोर्थ है परंपरागत विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो विधियां, विधि की इस बात इसमें की गई है तो निश्चित रूप से अधिगमकर्ता केंद्रित, जहां पर स्वपहल और प्रयास शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहां पर पहचानना सही कथन को, बुद्धि अविचारी रूप में सोचने की योग्यता है। दूसरा विकल्प आता है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एवं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। थर्ड है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। फोर्थ है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जा सकने वाली योग्यताएं शामिल हैं। तो बिल्कुल बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है और जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्व से परिमेय ना की जाने वाली कई सारी योग्यताएं भी शामिल होती है, यानी कि हमारी बुद्धि को हम अनंत क्षमताएं इसके अंदर मान सकते हैं। और चौथा विकल्प इसके लिए एकदम सही है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो यहां पर हमें देखना है प्राथमिक समाजीकरण माध्यम परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। तो निश्चित रूप से प्राथमिक समाजीकरण माध्यम जो होगा वो हमारा परिवार ही होता है क्योंकि सबसे शुरुआत हमारा समाजीकरण की यहीं से होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला प्रश्न। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है,
बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, फिर बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, और फोर्थ आता है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो हम बिल्कुल यहाँ पर सही रूप में फोर्थ विकल्प होगा, जिसमें बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। आगे देखें, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। थर्ड विकल्प इसके लिए एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या फोर्थ आता है एक अनुबंधित गतिविधि है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक सामाजिक गतिविधि होती है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण होती है। अनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण होती है, वो होती है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया के कारण, और इसके लिए पहला विकल्प जो होगा वो एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या फिर उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता था, उनका उपयोग करता है। थर्ड है उनकी भाषा का उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, और फोर्थ है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो सामाजिक आर्थिक रूप से आने वाले जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे होंगे, उनको कक्षा के माहौल की किस प्रकार के माहौल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो तथा उनका उपयोग भी करता हो, ऐसे माहौल की उन्हें आवश्यकता होगी, और दूसरा विकल्प ये हमें सिखाता है। आगे देखें, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशालिता के बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, और फोर्थ है उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशालिता बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पर निर्भर करती है, वो होगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा आता है कुछ हल करते समय गलतियों के करने के प्रति ईमानदार रहना। थर्ड है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। फोर्थ है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना जो होगा ये समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इनमें से जो संवेग होगा वो होगा डर। दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब बच्चा जो है वो दूध लेने जाता है तो एक मशीन को वहाँ पर समझता है कि मशीन जो है वो दूध दे रही है। जैसे डेयरी फार्म पर जाते हैं या डेयरी पर जाते हैं तो बच्चे को वहाँ पर मशीन देखकर ऐसा लगता है कि मशीन जो है वो दूध दे रही है, मशीन से दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। दूसरा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। थर्ड है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। फोर्थ है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को जैसा अनुभव होगा, बच्चे ने जो भी जवाब दिया है या जो भी समझा है वो उसने खुद के अपने अनुभव पर आधारित दिया है। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की एक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो यहाँ पर एक कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। दूसरा आता है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। थर्ड है पाठ्यक्रम को पूरा करने के समय साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। फोर्थ है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद के माध्यम से पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए आराम के लिए जगह बनाना से मतलब शिक्षक के आराम की जगह नहीं है। बच्चों को आराम की जगह बनाना से मतलब होगा कि बच्चों को एक ऐसा निर्भीक और निसंकोच वातावरण मिलना चाहिए जहां पर बच्चे बेझिझक होकर के अपने शिक्षक के साथ संवाद कर सके, बातचीत कर सके, पूछताछ कर सके और इस माध्यम से बच्चे सीख सकें। क्योंकि जहां पर बच्चों को एक कंफर्ट फील होता है कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं और हम इनसे कुछ भी पूछेंगे तो हमें किसी बात का भय नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ हर बच्चे के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और जहाँ पर बच्चे को ऐसा भय महसूस होता है टीचर से कि मैं पूछूंगा तो शिक्षक डांटेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, या किसी भी प्रकार का यदि भय बच्चे को महसूस होता है तो निश्चित रूप से उस बच्चे के मन में जिज्ञासा होते हुए वो प्रश्न नहीं पूछता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमें यही बात इसमें बता रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। उस तरीके को पहचानना जो उपयुक्त नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। थर्ड है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और फोर्थ है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अलग अलग सोच पहचान करते हैं जो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तरीका उपयुक्त नहीं है मतलब गलत है, तो वो कौन सा है? फटकार लगाना, है ना, ये गलत होगा। और चौथा ही इसमें गलत है। चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रचनावाद थर्ड विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आ रहे हों या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हों, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। और फोर्थ है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए शिक्षक से स्पष्टीकरण का मतलब है जैसे कोई भी बात, जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न उनके मन में होती है तो वो उसे क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अपने शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। चौथा विकल्प इसके लिए एकदम सही होगा। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाना चाहिए। दूसरा आता है शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। थर्ड है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होना चाहिए। और फोर्थ है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों से एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। दूसरा आता है यहाँ पर वे राज्य राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। थर्ड है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। फोर्थ है वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अधिक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प जो है पाठ्य पुस्तक की भूमिका की यदि बात करते हैं तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन सामग्री है। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था वो मिसप्रिंट हुआ था उसके लिए।
तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों की गलतियां। देखिए, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। दूसरा आता है यहाँ पर बार बार अभ्यास करने के लिए कहें कर तुरंत सुधार देने चाहिए। थर्ड है अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। फोर्थ है यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो हम कह सकते हैं बच्चों की जो गलतियां हैं वो उनके अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। थर्ड विकल्प जो होगा वो उसके लिए एकदम सही होगा और ये हमारा थर्ड विकल्प इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।